Good morning, students. So today we are going to continue the chapter 1, Nutrition and Plants. This class is for class 7th. So already we have done 4 to 5 classes. So we will continue the topic which we were doing earlier. So we shall just recall some of the points that we have done in the last class. First one, we have in the last class we have detailedly studied about parasitic plants and insectivorous plants, which comes under heterotrophic plants. ठीक है, heterotrophic plants को हमने टू टाइप्स तो नहीं कह सकते. There are many heterotrophic plants which do not डू फोटोसिंथेसिस. जो फोटोसिंथेसिस से मतलब खुद से ऑटोट्रॉपिक नहीं है, फोटोसिंथेटिक नहीं है, वो खुद से अपना खाना नहीं प्रिपेयर करते, वो दूसरे प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं. तो ऐसे प्लांट्स जो हैं उनमें से दो कैटेगरी के हमने लास्ट क्लास में डिटेल में किया था. वन इज़ पैरासाइटिक प्लांट्स, अनदर वन इज़ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. पैरासाइटिक प्लांट्स क्या थे? जो अपने न्यूट्रिशन के लिए वो दूसरे अपने होस्ट पर डिपेंड रहते हैं. ठीक है, मतलब होस्ट वैसे वाले प्लांट्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस खुद से कर सकते हैं एंड वो अपना खाना खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं. तो जब भी वो अपना खाना खुद से प्रिपेयर करेंगे, ये पैरासाइटिक प्लांट्स क्या करेंगे, होस्ट पर आके वो ज़बरदस्ती उनका न्यूट्रिएंट्स ले लेंगी. ठीक है, सो पैरासाइटिक प्लांट्स आर दोज विच एक्सट्रैक्ट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम देयर होस्ट. इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या थे? द प्लांट्स विच ट्रैप द इंसेक्ट्स एंड डाइजेस्ट दम. डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट करके उनको ट्रैप कर देते थे एंड उनको डाइजेस्ट करके अपना न्यूट्रिएंट्स वो लेती थी, इंसेक्ट में से अपना न्यूट्रिएंट्स लेते थे. ठीक है, सो दे आर द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रोपिक प्लांट्स दैट वी हैव स्टडीड इन द अर्लियर क्लास. वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइटिक प्लांट्स इज कस्क्यूटा डोडर. इसको हम यहाँ पे अमरवेल भी कहते हैं. ठीक है, इंसेक्टिवोरस कौन सा एग्जाम्पल? पिक्चर प्लांट. ठीक है, सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रोपिक प्लांट. आपको टोटली हेट्रोट्रोपिक प्लांट्स में 4 टाइप के हेट्रोट्रोपिक प्लांट पढ़ने हैं. एक तो है पैरासाइटिक प्लांट्स, दूसरा इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, तीसरा सैप्रोट्रॉप्स एंड चौथा जो है वो है सिम्बायोटिक प्लांट्स. देखो ये सिम्बायोटिक प्लांट्स. ठीक है, सिम्बायोसिस. तो सिम्बायोटिक प्लांट्स जो भी न्यूट्रिशन मोड लेते हैं उनको हम सिम्बायोसिस कहते हैं. एंड सैप्रोट्रॉप्स जो हैं, सैप्रोट्रॉप प्लांट्स जो हैं जो भी न्यूट्रिशन लेते हैं, जो भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन उनका है, उनको हम सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं. ठीक है, या तो सैप्रोट्रॉप्स कहते हैं. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज सैप्रोट्रॉप्स. अब आपने दो टाइप ऑलरेडी हेट्रोट्रॉपिक प्लांट्स पढ़े थे, पैरासाइटिक एंड इंसेक्टिवोरस. पैरासाइटिक होस्ट में से अपना न्यूट्रिएंट लेता है, इंसेक्टिवोरस इंसेक्ट में से लेता है. तो सैप्रोट्रॉप्स किस में से अपना न्यूट्रिएंट लेते होंगे? ये पॉइंट यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो सैप्रोट्रॉप्स मेनली डिपेंड अपॉन द डेड एंड डीके मटीरियल. ठीक है, मतलब जो भी मटेरियल डेड है या तो सड़ रहा है, डीकेड है. ठीक है, या तो डेड है, जैसे कि प्लांट्स, बड़े बड़े जो ट्रीज़ हैं, रेनी सीज़न में हवा तेज़ चलती है जिससे वो प्लांट, बड़े बड़े पेड़ जो हैं वो गिर जाते हैं. अगर वो पेड़ जो है 1-2 साल तक ऐसे ही वहीं के वहीं पड़े रहें, किसी ने उसको उठाया नहीं, काटा नहीं, कुछ नहीं, वहीं के वहीं पड़े रहे, तो आप देख सकते हो कि उतने बड़े पेड़ के जो ब्रांचेस हैं, बड़े बड़े बाक्स हैं, उसके अंदर छोटे छोटे प्लांट्स ग्रो होने स्टार्ट हो जाते हैं, वाइट कलर के, ग्रे कलर के प्लांट्स, जस्ट लाइक दिस. सी, देखा, ये आप देख सकते हो यहाँ पे. देखो, डेड प्लांट है, पेड़ है जिसमें से छोटे छोटे प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं. देखो ये सब. ठीक है, तो ऐसे प्लांट्स ग्रो होते हैं. तो दीज आर कॉल्ड द सैप्रोट्रॉपिक प्लांट्स, जो डेड एंड डीके मटेरियल में से अपना न्यूट्रिएंट लेते हैं. ठीक है, तो सैप्रोट्रॉप्स का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? दे टेक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डेड एंड डीके मैटर. ठीक है, या तो डेड मैटर में से लेते हैं, ये हमने अभी जो देखा था उसको हम मशरूम्स कहते हैं, जो डेड प्लांट्स में ज़्यादा ग्रो होता है. एंड डीकेइंग सब्सटेंस, आपने देखा होगा ऐसे ब्रेड, जो आपके घर पे ब्रेड या बन, मतलब पाव होता है ना, पाव भाजी का जो पाव है वो, या तो ब्रेड, ये सब अगर आप रेनी सीजन में बाहर रखो तो उसके ऊपर ऐसे एक ग्रीन या ऐश कलर का, ग्रे कलर का चीज़ ऐसे चिपक जाता है, मतलब चिपक तो नहीं जाता, ऐसे ग्रो होने लगता है. ठीक है, तो दैट इज़ ऑल्सो उसको हम क्या कहते हैं? फंगस कहते हैं. इट इज़ एक्चुअली फंगी. ठीक है, फंगस है. तो ये जो है, ये सब सैप्रोट्रॉप्स, एक्चुअली ये क्या है?
यहाँ पे डेड मटेरियल तो हम नहीं कह सकते, ब्रेड जो है वहाँ पे डीके हो रहा है, सड़ रहा है, बहुत दिन से बाहर पड़ा सड़ रहा है, तो उसके ऊपर क्या आएगा, फंगाई आएगा। ठीक है, जो फंगाई, इस फंगी यहाँ पे क्या एक्चुअली इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, फंगी ब्रेड जो है, ब्रेड में से अपना न्यूट्रिएंट लेती है। ठीक है, सो इन अ वे वी कैन से दैट इट टेक्स द न्यूट्रिएंट फ्रॉम द डीकेड ब्रेड, है ना, ब्रेड जो डीके हो रहा है उसमें से ले रहा है। अब यहाँ पे प्लांट्स की अगर हम बात करें तो ये जो डेड प्लांट यहाँ पे है, डेड प्लांट, उसमें से ये जो मशरूम है वो अपना न्यूट्रिएंट ले रहा है। ठीक है, सो सैप्रोट्रॉप्स आर the mode of nutrition in which organisms take in nutrients from the dead and decaying matter. Dead and decaying, dead मतलब completely dead without life, ठीक है, decaying मतलब सड़ना, सड़ते रहना, जैसे ब्रेड का मैंने बताया था। So organisms take in nutrient from dead and decaying matter is called as saprotropic nutrition. Saprotropic nutrition का मतलब क्या है, न्यूट्रिएंट कहाँ से लेना, डेड एंड डीके मटेरियल में से। तो ऐसे टाइप के न्यूट्रिशन को हम क्या कहेंगे, सैप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। और जो प्लांट ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है, मतलब ऐसे डेड एंड डीके मटेरियल में से जो भी न्यूट्रिएंट खींचता है, ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहेंगे, सैप्रोट्रोपिक प्लांट्स। ठीक है, एंड वो ऑर्गेनिज्म जनरली उसको हम सैप्रोट्रॉप्स भी कहते हैं, एंड वैसे सैप्रोट्रॉप्स में जो भी प्लांट्स आते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सैप्रोट्रोपिक plants. So plants which obtain nutrient from dead and decaying matter is called as saprotropic plants. ठीक है, so example हमने अभी देखा था मशरूम, फंगाई ग्रोइंग ऑन ब्रेड मोल्ड। ठीक है, मोल्ड मतलब क्या, मोल्ड मतलब मोल्ड भी एक टाइप का एक्चुअली होता है कि ब्रेड जो है हम डफ, देखो कोई भी आटा गूंथते हैं ना उसको हम डफ कहते हैं। ठीक है, एंड उसको कोई पर्टिकुलर शेप में ला दो तो हम उसको मोल्ड में रख के मोल्ड करना, मतलब एक पर्टिकुलर शेप करना, उसको भी कहते हैं। ठीक है, सो ब्रेड मोल्ड, कभी कभी जो मोल्ड है वाइट कलर का जो डफ है पर्टिकुलर शेप में, उसको भी हम कहते हैं। ठीक है, मशरूम्स, फंगाई ग्रोइंग ऑन ब्रेड मोल्ड, यीस्ट एक्सेट्रा। ठीक है, सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सैप्रोट्रॉप्स। नाउ नेक्स्ट मूविंग ऑन टू सैप्रोट्रॉप्स के बारे में थोड़ा डिटेल में हम देखते हैं। ये फंगस, ये जो है फंगाई ऑन ग्रोइंग ऑन ब्रेड मोल्ड, इसका हम थोड़ा और डिटेल में करेंगे, एक एक्टिविटी भी है तो वह आगे आएगा। ठीक है, सो सैप्रोट्रॉप्स secretes juices, digestive juices on dead matter, convert it into solution and then absorbs it. तो ये जो पॉइंट है ये एक्चुअली डीके मटेरियल में से या तो डेड मटेरियल में से सैप्रोट्रॉप्स कैसे न्यूट्रिएंट्स को खींचता है उसके बारे में डिटेल में बताया है। सैप्रोट्रॉप्स सेक्रीट्स डाइजेस्टिव जूसेस। यहाँ पे जो सैप्रोट्रॉप्स है जैसे कि फंगी है या तो मशरूम्स हैं, वो लोग क्या करते हैं, डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट करते हैं। जैसे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में था, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में बड़े से जो जग जैसा पिक्चर है उसके अंदर इंसेक्ट गिर जाते थे, और जैसे ही वो अंदर गिरते थे तो वो पूरा पिक्चर में जो है, मतलब वो प्लांट जो है वो डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट करती थी जिससे वो बाहर नहीं निकल पाते थे। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, सैप्रोट्रॉप्स जो कि मशरूम एंड ब्रेड में जो लगी फंगाई है, अब ब्रेड में ही नहीं, आप आचार में भी वो देख सकते हो। ठीक है, आचार में भी आप बहुत देर तक आप खुला छोड़ोगे और ऑक्सीजन मतलब एयर के साथ कांटेक्ट होगा तो ऊपर ऊपर पूरा ऐसे ग्रीनिश वाइटिश ग्रे कलर का फंगस लग जाएगा। ठीक है, तो ये जितने भी फंगाई और मशरूम्स वगैरह हैं जो सैप्रोट्रॉप्स हैं वो डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रेट करते हैं, सेक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस ऑन डेड मैटर। जो भी डेड मैटर है या तो डीकेइंग मैटर है उनके ऊपर डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रेट करते हैं, एंड देन व्हाट दे विल डू, दे कन्वर्ट इट इनटू द सॉल्यूशन। फिर उनको वो सॉल्यूशन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, किन को, जो डेड एंड डीके मटेरियल है ना, जैसे कि फंगस अगर ब्रेड में है तो ब्रेड डीके हो रहा है वहाँ पे, तो ब्रेड को वो सॉल्यूशन में कन्वर्ट करेंगे डाइजेस्टिव जूसेस के हेल्प से। सॉल्यूशन में कन्वर्ट करने के बाद दे विल एब्जॉर्ब इट, फिर उनको वो एब्जॉर्ब करेंगे, मशरूम्स फंगस जो हैं वो एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, सो दिस इज द मेन मेथड हाउ दे टेक न्यूट्रिएंट फ्रॉम द डेड एंड डीकेइंग मटेरियल। सो नेक्स्ट, मेजॉरिटी ऑफ फंगाई आर सैप्रोटॉप्स। जितने भी फंगस हैं, फंगस आपने बहुत सुना होगा फंगी, तो मेजॉरिटी टाइप के फंगी जो हैं वो सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही फॉलो करते हैं, मतलब उनको न्यूट्रिएंट
अगर उनको खुद से चाहिए तो वो सैप्रोट्रॉपिक मोड से ही वो अपना न्यूट्रिएंट लेते हैं. दैट मीन्स दे डिपेंड ऑन द डेड एंड डीकेइंग मैटर. सो मेजॉरिटी ऑफ फंगाई आर सैप्रोट्रॉप्स. फंगाई ऑल्सो ग्रोज इन पिकल्स, मतलब आचार में भी फंगस ग्रो होता है. लेदर के मटेरियल आपने देखा होगा, जैकेट्स जो हैं, लेदर के जैकेट्स जो हैं जनरली, या तो शूज़, लेदर के जो शूज़ हैं, या तो स्ट्रैप वॉच, अपना जो लेदर का स्ट्रैप है, वॉचेस, रिस्ट वॉच जो है होता है ना हाथ में जो बांधते हैं, तो उनके जब लेदर के स्ट्रैप होते हैं या तो शूज़ होते हैं लेदर के कोट्स, जैकेट्स, ये सब क्या है, रेनी सीजन में अगर आप बाहर रखो तो इसके ऊपर एक वाइटिश कलर का, आपने ध्यान दिया होगा, वाइट कलर का वेलवेट जैसा छोटे छोटे कुछ चीज़ ऐसे आ जाती है ऊपर. ठीक है, एंड उसको एक्चुअली हम फंगस कहते हैं. ठीक है, तो लेदर में भी लगता है, आचार में भी आप देख सकते हो, अभी जो ब्रेड में देखा था. ठीक है, क्लोथ्स, इवन क्लोथ्स में भी आप कुछ टाइप के कुछ मटेरियल के जो क्लोथ्स होते हैं उसमें भी ये फंगस लग जाते हैं. ठीक है, एंड अदर आर्टिकल्स दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर. एंड दूसरे जो आर्टिकल्स हैं जो सबसे गर्म, मतलब गर्मी में भी कभी कभी ह्यूमिड मतलब ह्यूमिडिटी, मतलब क्या, मॉइस्चर कंटेंट. अगर आपके एटमॉस्फेयर में, हम कहते हैं कि एटमॉस्फेयर इज़ फुल ऑफ ह्यूमिडिटी, अगर ऐसे कहते हैं इसका मतलब क्या है, एटमॉस्फेयर में बहुत ही मॉइस्चर कंटेंट है. मतलब वाटर, मॉइस्चर मतलब वाटर के जो ड्रॉपलेट्स है ना, वो एकदम माइन्यूट से छोटे छोटे वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं जो आप देख भी नहीं सकते, बट आप उसको फील ज़रूर कर सकते हो. आपको पता है कि कभी कभी हॉट सीज़न में आप जब बाहर जाते हो तो बहुत इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है कि ऐसा लगता है कि आपकी स्किन में बहुत बर्न्स आ रहे हैं. बट कभी कभी गर्मी ऐसी होती है कि आपको बर्न्स नहीं होंगे, स्किन में आपको एकदम गर्म बर्न्स नहीं होंगे, बट एकदम आपका स्किन क्या है, चिपचिपा हो जाएगा, मतलब पसीने से एकदम स्टिकी हो जाएगा आपका स्किन. दैट इज़ बिकॉज समर में एटमॉस्फेयर में जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होती है, तब स्टिकी हो जाती है आपकी स्किन. बट एकदम ड्राई समर होता है, अगर ड्राई हॉट है तो वहाँ पे ह्यूमिडिटी नहीं होगी, एकदम आपको गरम गरम हवा लगेगी. ठीक है, सो फंगाई ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल्स, लेदर, क्लोथ्स एंड अदर आर्टिकल्स दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर. मतलब हॉट, गरम एंड ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर कंटेंट वाले वेदर होते हैं, तब भी ऐसे फंगस क्लोथ्स में, लेदर में सब लग जाते हैं. ठीक है, फॉर लॉन्ग टाइम. एंड दूसरे रेनी सीजन में भी ये सबसे ज़्यादा होता है. रेनी सीजन में भी आपको पता है, रेनी सीजन में तो मॉइस्चर कंटेंट रहता ही है एटमॉस्फेयर में, जिससे फंगस मटीरियल्स में ज़्यादा ग्रो होते हैं. ठीक है, सो द फंगल स्पोर्स, व्हाट यू मीन बाय फंगल स्पोर. स्पोर मतलब राउंड शेप के छोटे छोटे गोले. ठीक है, अब ये जो फंगल स्पोर मतलब क्या है, फंगस आप जैसे वाइट कलर का, ग्रे कलर का, ग्रीनिश कलर का देखते हो ना, जैसे ब्रेड का देखो यहाँ पे, ये देखो, ये ग्रीनिश कलर का ब्रेड के ऊपर, ये सब फंगस होता है. तो इसमें फंगल स्पोर क्या होता है, अगर आप ये चीज़, ये जो ब्रेड के ऊपर लगी है, इसको आप माइक्रोस्कोप से देखो ना, मतलब माइक्रोस्कोप से बहुत ही मैग्नीफाई करके देखोगे तो आपको ऐसे छोटे छोटे स्पोर्स नज़र आएंगे. ये देखो, यही चीज़, ये जो ब्रेड मोल्ड है यहाँ पे, इसी का माइक्रोस्कोपिक व्यू है ये वाला फिगर. अगर आप ये ब्रेड मोल्ड को, किसी भी फंगस को, अब ये तो ब्रेड का मैंने दिया है, भले आप लेदर में या तो आपके क्लोथ्स में जो वाइट कलर के, ग्रीनिश कलर के फंगस लगे होते हैं, उसको भी अगर आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे हेयर लाइक मटेरियल आपको दिखाई देंगे. देखो, छोटे छोटे वाइट कलर के हेयर दिख रहा है ना, तो वो उसके एंड में एक ब्लैक या ब्राउन कलर का छोटे छोटे स्पोर होंगे, स्पोर राउंड शेप के. ठीक है, एंड ये एक्चुअली में इतने छोटे हैं, बहुत ही छोटे हैं, जैसे कि आप देखोगे तो आपको सिर्फ यही नज़र आएगा, ऐसे मतलब डिटेल में नज़र नहीं आएगा, मैग्नीफाइंग वे में. ये आप माइक्रोस्कोप में ही ऐसे मैग्नीफाई इमेज देख सकते हो. तो इसको, ये जो छोटे छोटे डॉट्स जो हैं हेयर लाइक मटेरियल में, उसको हम क्या कहते हैं, स्पोर्स. ठीक है, तो एक्चुअली फंगस में मेन पार्ट क्या है, ऊपर ऊपर जो वेलवेट आप जब टच करते हो तो एक वेलवेट टच देता है, एक्चुअली दे आर फंगस, तो वो उसके ऊपर जो स्मूथ टेक्सचर देता है, दे आर एग्जैक्टली दिस स्पोर्स. ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, फंगल स्पोर. ठीक है, ये फंगल स्पोर. तो ये जो फंगल स्पोर है वो एक्चुअल में, ये फंगस कैसे लग जाता है, हमने बोला था कि ब्रेड ऐसे ही बाहर पड़ा रहेगा तो अपने आप फंगस आ जाएगा 2-3 दिन में. ठीक है, तो वो कैसे आता है, जनरली एयर जो है, एटमॉस्फेयर जो है हमारा,
उसमें ये फंगल स्पोर ऐसे फ्रीली मूविंग है, आपको दिखाई नहीं देंगे, दे आर कम्प्लीटली माइक्रोस्कोपिक, दे आर फ्रीली मूविंग इन द एटमोसफियर, ठीक है। तो फंगल स्पोर आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर। तो आप जैसे ही ये ब्रेड, मोल्ड, लेथर, ये सब बाहर आप एटमोसफियर में रखोगे तो ये फंगल स्पोर ऑटोमेटिकली इनमें आके चिपक जाएगा एंड धीरे धीरे वो वहाँ पे ग्रो करेगा न्यूट्रिएंट लेके, ठीक है। तो दैट इज़ द वे दे एक्ट। द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर व्हेन दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग्स, मतलब थोड़ा गीला एंड थोड़ा गर्म चीज़ में आके जब जैसे ही वो लैंड करता है दे स्टार्ट जर्मिनेटिंग। जर्मिनेट करना मतलब दूसरे मतलब अपने सीड्स को वहाँ पे डालना, मतलब ग्रो करना वहाँ पे, ठीक है। ज़्यादा एरिया कवर करते जाना। सो फंगल स्पोर आर जनरली प्रेजेंट इन एयर व्हेन दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग्स दे जर्मिनेट एंड ग्रो। सो दैट वाज अबाउट सैप्रोट्रॉप्स एंड आपने एग्जांपल्स भी देखा होगा। एग्जांपल्स फॉर सैप्रोट्रॉप्स आर मशरूम्स, ये आप देख सकते हो डेड एंड डीके प्लांट में सबसे ज़्यादा होते हैं, ऐसे वाले आपने देखे होंगे ना मशरूम्स। सिर्फ यही नहीं, दूसरे भी शेप्स के अलग अलग बहुत ही वेराइटीज़ ऑफ मशरूम्स हैं जो डेड प्लांट्स में ग्रो होते हैं। एंड सम मशरूम्स आर हाईली पॉइजनस ऑल्सो। एंड कुछ कुछ मशरूम्स ऐसे होते हैं जो आप एडिबल भी होता है, खाते भी हैं लोग, ठीक है। बट कुछ मशरूम्स बहुत हाईली पॉइजनस भी होते हैं। सो दैट वॉज द वन एग्जाम्पल। दिस इज द अनदर एग्जाम्पल, फंगी ग्रोइंग ऑन ब्रेड मोल्ड। ये देखो, ये इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू है ये, ठीक है। स्पोर्स जिसको हम क्या कहते हैं, फंगल स्पोर्स। नाउ नेक्स्ट इज द एक्टिविटी इन योर टेक्स्ट बुक। मतलब ये जो एक्टिविटी है सिंपल सा है। ये जो ब्रेड मोल्ड यहाँ पे आप देख रहे हो ना, तो यही आपको घर पे करके देखना है। मतलब थोड़ा सा ब्रेड, सारा कुछ ब्रेड निकाल के बाहर मत रख देना, डांट पड़ जाएगी खामा खा। कोई एक ब्रेड का छोटा सा एक पीस आप थोड़ा सा पानी में, मतलब थोड़ा वाटर स्प्रिंकल करके बाहर रख दो। अभी रेनी सीजन चल रहा है तो आपको अच्छे से ये ब्रेड मोल्ड घर पे आप देख सकते हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा मत रख देना, बिगड़ जाएगा खाना, ठीक है। सो एक्टिविटी 1.2, ठीक है। सो उसमें अब हमने बोला था कि कोई भी एक्टिविटी लेते हो तो 4 स्टेप कंपलसरी आपको इंक्लूड करना चाहिए। दैट इज़ फर्स्ट वन। हाँ, इसमें कभी कभी 5 स्टेप होने वाले एक्टिविटी भी होते हैं, जहाँ पे आप एम के बाद आपको बीच में एक और स्टेप मिलेगा जिसको हम रॉ मटेरियल्स कहते हैं। मतलब वो एक्टिविटी करने के लिए जो भी मटेरियल्स रिक्वायर्ड है वो वहाँ पे लिखते हैं। तो कुछ कुछ एक्टिविटी में यहाँ पे आपको मटेरियल्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, या तो आप लिखोगे तब भी बेटर है, 5 स्टेप लिखोगे दैट इज़ ऑल्सो वेरी मच बेटर, ठीक है। सो बेसिकली 4 स्टेप में फर्स्ट वन एम क्या करना है यहाँ पे, टू चेक द प्रेजेंस ऑफ फंगाई ऑन स्टेल ब्रेड। व्हाट डू यू मीन बाय स्टेल ब्रेड? स्टेल मतलब क्या, सड़ी हुई ब्रेड, मतलब फ्रेश, जो ब्रेड फ्रेश ना हो, बिल्कुल भी ब्रेड ही नहीं, जो भी खाना अगर फ्रेश नहीं है ना, मतलब जैसे कि आज बनाया और आपने फ्रिज में रखा, कल लिया, सो 2 दिन के बाद अगर आप लेते हो तो वी कॉल इट एज स्टेल फूड, ठीक है। स्टेल मतलब जो बिल्कुल भी फ्रेश ना हो, ठीक है। सो टू चेक द प्रेजेंस ऑफ फंगाई इन ऑन अ स्टेल ब्रेड, तो आपको स्टेल ब्रेड में फंगाई का प्रेजेंस है कि नहीं, फंगी का प्रेजेंस है कि नहीं, ये आपको ये एक्टिविटी में टेस्ट करना है। नाउ प्रोसीजर क्या है, आपको क्या करना है, टेक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉइस्चन इट विथ वाटर। एक पीस ऑफ, छोटा सा एक पीस ऑफ ब्रेड ले लो, उसको थोड़ा सा मॉइस्टन करो पानी में। मॉइस्टन मतलब थोड़ा सा पानी, मतलब स्प्रिंकल करो उसके ऊपर, या तो थोड़ा सा हाथ में पानी लेके उसके ऊपर टच करके रखो, ठीक है। जस्ट पानी का थोड़ा पानी से थोड़ा मॉइस्चन करना है ब्रेड को। नाउ कीप इट इन अ मॉइस्ट वार्म प्लेस, मतलब ऐसी जगह पे रखो जहाँ पे थोड़ा वार्मथ हो, थोड़ा गर्मी हो। एंड फॉर 2 to 3 days, ठीक है, 2 से 3 दिन तक थोड़ी गर्मी जहाँ पे आए ना, ऐसे वाले प्लेस में रख देना है। और अनटिल फ्लफी पैचेस अपीयर ऑन देम। कभी कभी क्या है, 2 to 3 days में रखने पर भी कभी कभी ये फंगस आते नहीं है ब्रेड के ऊपर, तो आपको जब तक वो फंगस उसके ऊपर आते नहीं है तब तक रखे रहना है, तो आप देख सको अच्छे से, ठीक है। मतलब अगर एटमॉस्फेयर में ये फंगस के स्पोर बहुत कम होते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है ब्रेड के ऊपर फंगस को जर्मिनेट होने के लिए। अगर फंगल स्पोर का अमाउंट एयर में ज़्यादा है तो वो जल्दी, क्या कहते हैं उसको, जल्दी ही वो ब्रेड में फंगस लग जाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि 2 to 3 days तक अगर फंगस नहीं हो रहा है तो आपको थोड़े और दिन तक वेट करना पड़ेगा, जब तक वो ब्रेड में फंगस आ नहीं जाते। नाउ ऑब्जर्व द पैचेस, मतलब जैसे ही फंगस आ जाते हैं उसके बाद आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। पैचेस मतलब वो जो रेड ग्रीनिश वाइट कलर का जो फंगस लग जाता है उसको हम पैचेस कहते हैं। मतलब पैचेस मतलब राउंड राउंड शेप में इधर उधर पैचेस आ जाना, ठीक है। अंडर माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाइंग ग्लास, या तो मैग्नीफाइंग ग्लास होंगे घर पे उसमें से देख सकते हो, या तो माइक्रोस्कोप से देखना होगा,
ठीक है। तो क्या आपको दिखेगा, जनरली यू विल सी लाइक दिस, ये जो है ऐसे ब्रेड ऐसे हो जाएंगे, एंड जैसे ही आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो देखो ऐसे ऐसे वाइट कलर के हेयर लाइक मटेरियल आपको दिखेंगे जिसके ऊपर छोटे छोटे स्पोर लगे होंगे। ठीक है। सो ऑब्जर्वेशन क्या होगा, वाइट या तो ग्रीन या तो ब्राउन कलर के कॉटन लाइक थ्रेड्स, ये देखो कॉटन लाइक थ्रेड्स एकदम पतले से कॉटन लाइक थ्रेड्स आर सीन ऑन द ब्रेड। ठीक है। माइक्रोस्कोप से अगर आप देखोगे तो आपको ऐसे दिखाई देगा, बट आप जनरली विदाउट माइक्रोस्कोप या विदाउट मैग्नीफाइंग ग्लास देखोगे तो ऐसे दिखाई देगा। सो व्हाट इज द कंक्लूजन फाइनली, फंगी ग्रो ऑन स्टेल ब्रेड, मतलब जो सड़े हुए ब्रेड हैं या तो जो सड़े हुए खाना है जितने भी हैं, क्या ग्रोथ होती है, फंगस ग्रोथ होती है। ठीक है, फंगस की ग्रोथ होती है। सो दैट वाज द एक्टिविटी जनरली। एंड कमिंग ऑन टू द फोर्थ टाइप ऑफ प्लांट विच इज कॉल्ड एज सिम्बायोटिक प्लांट। अभी तक हम सैप्रोट्रॉपिक प्लांट्स डिस्कस कर रहे थे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, सिम्बायोटिक प्लांट। अब अगर आप इंग्लिश लिटरेचर में ये वर्ड देखो सिम्बायोटिक, व्हाट डू यू मीन बाय दैट, सिम्बायोटिक कुछ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, मतलब सिम्बायोटिक मतलब कुछ एक हाथ से लो दूसरे हाथ से दो। हम कहते हैं ना कि एक हाथ से लो, तुम मुझे ये दो तो मैं तुम्हें उसके बदले में ये दूंगी। ऐसे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है ना फ्रेंड्स के बीच में कि तुम एक काम करोगे तो वो तुम्हारा दूसरा काम कर देगी। तो ऐसे एक म्यूचुअल डिपेंडेंस जो होता है उसको हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। कुछ कुछ रिलेशनशिप ऐसा होता है कि भाई मुझे अगर आप बेनिफिट कर रहे हो तो मैं आपको इंटर्न में कुछ बेनिफिट करूंगी, तो वो हमारा म्यूचुअल रिलेशनशिप हुआ, म्यूचुअल सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हुआ। जैसे बैंक है, अगर हमें लोन लेना है बैंक से, मतलब बैंक उल्टा हमें हेल्प ऐसे ही थोड़ी ना हेल्प करेगी। अगर हमें लोन चाहिए, बैंक में से पैसे चाहिए, तो हमें कुछ इंटर्न हमारा कुछ वहाँ पे रखना पड़ेगा, या तो घर रखना पड़ेगा या तो गोल्ड रखना पड़ेगा। मतलब हम कुछ वहाँ पे सामने से दे रहे हैं तब भी जाके वो सामने से पैसा देंगे। म्यूचुअल डिपेंडेंस, ठीक है, दैट इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ऐसे ही प्लांट्स के बीच में भी कुछ होता है। यहाँ पे एक बात याद रखो, ऐसे प्लांट्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं जो अपना खाना खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकते, है ना। तो यहाँ पे सिम्बायोटिक प्लांट्स ऐसे होते हैं जो वो अपना खाना तो नहीं प्रिपेयर कर सकते, तो वो और प्लांट पे डिपेंड रहेंगे कि भाई तुम अपना खाना प्रिपेयर कर सकते हो तो तुम मुझे ये दो तो मैं इंटर्न आपको और कुछ दूंगी। ठीक है। तो देखते हैं कि ये म्यूचुअल डिपेंडेंस क्या है। सिम्बायोटिक में प्लांट्स ऐसे होते हैं जो दूसरे प्लांट्स को और कुछ प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे वाटर है, मिनरल्स है, वो प्रोवाइड करेंगी, एंड जो दूसरे प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस में से अपना खाना बना के ये सिम्बायोटिक प्लांट्स जो हैं उनको देगी। ठीक है। सो ऐसे कुछ म्यूचुअल डिपेंडेंस वाले प्लांट्स भी होते हैं जिससे वो न्यूट्रिएंट लेते हैं, जिसको हम प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सिम्बायोसिस। ठीक है। सो चलो देखते हैं क्या है डेफिनेशन। सिम्बायोसिस इज एन एसोसिएशन, वो एक एसोसिएशन है किसके बीच में, किसके बीच में एसोसिएशन है, बिटवीन ऑर्गेनिजम्स ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज़। वो कम्प्लीटली अलग स्पीशीज़ होंगे, दो अलग अलग चीज़ें होंगी, मतलब एक ही जैसे प्लांट्स नहीं होंगे, दो अलग अलग डिफरेंट स्पीशीज़ होंगे, एंड उनके बीच में एक रिलेशनशिप रहता है या तो एक एसोसिएशन रहता है। ठीक है। एंड वो एसोसिएशन क्या है, सो दैट दे म्यूचुअली बेनिफिट, सो दैट वो म्यूचुअली आपस में बेनिफिट करें फ्रॉम ईच अदर बाय लिविंग टुगेदर। एक साथ रहकर एक दूसरे पर बेनिफिट करना या तो एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज सिम्बायोसिस। या तो हम दूसरे वे में भी कह सकते हैं उसका डेफिनेशन, सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर, कुछ ऑर्गेनिज्म जो है डिफरेंट स्पीशीज़ के वो एक साथ रहते हैं, लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। ठीक है। शेल्टर और न्यूट्रिएंट वो आपस में शेयर करते हैं। मतलब शेल्टर मतलब क्या, रहने के लिए एक जगह, है ना। तो क्या पता सिम्बायोटिक प्लांट जो है वो दूसरे प्लांट को रहने के लिए एक जगह दे रहा हो, और वो जो दूसरा प्लांट है वो इंटर्न में सिम्बायोटिक प्लांट को क्या देगा, न्यूट्रिएंट देगा, खाना देगा, है ना। So some organisms live together and share both shelter and nutrients. This relationship is called as symbiosis. Now plants which show such mutual dependence, जो plant ऐसे mutually depend रहते हैं एक दूसरे पर, लिव टुगेदर मतलब साथ में रहकर डिपेंड रहते हैं, ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक प्लांट्स। ठीक है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज सिम्बायोटिक प्लांट। उसके एग्जाम्पल्स क्या है, लाइकन, लाइकन इज द वेरी मेन एग्जाम्पल। ये लाइकन के बारे में आप 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ने वाले हो, अभी 7th में आपको है, 8th में भी आएगा, 9th में भी आएगा, 10th में भी है। ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लाइकन्स।
तो यहाँ पे आप लोअर क्लासेस में शायद आपने किया होगा, एग्जाम्पल फॉर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इज लाइकेन एंड सर्टन फंगाई लीव इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट्स। ये जो फंगाई है हमने सैप्रोट्रॉपिक में कहा था, ठीक है, वहाँ पे हमने कहा था कि मेजॉरिटी में जितने भी फंगस है वहाँ पे मेजॉरिटी में फंगस सैप्रोट्रॉपिक मोड यूज़ करते हैं, एंड थोड़े अमाउंट के फंगस हैं जो सैप्रोट्रॉपिक में नहीं जाते, वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सर्टन फंगाई लीव इनसाइड, मतलब जो प्लांट है उनके रूट्स जो हैं, रूट्स में कुछ कुछ फंगस होते हैं जो रूट्स में रहकर रूट्स को जो है मिनरल्स देते हैं एंड रूट में से थोड़ा थोड़ा खाना वो लेते रहते हैं, ठीक है। सो वो म्यूचुअल डिपेंडेंस हुआ। तो लाइकेंस एंड सर्टन फंगस विच लीव्स इनसाइड द रूट आर एग्जाम्पल्स फॉर सिम्बायोटिक। चलो ये जो लाइकेंस है उसको थोड़ा डिटेल में कर देते हैं। इसका एग्जाम्पल जैसे आपने पिक्चर प्लांट किया था, तो लाइकेंस क्या है, देखो ये है, आपने देखा होगा हर जगह पेड़ में, प्लांट के बड़े बड़े ब्रांचेस में ऐसे बीचों बीच ऐसे छोटे अलग अलग छोटे ऐसे फंगस लगे होते हैं, देखो ऐसे, या तो वाइट कलर के, या तो ग्रीनिश कलर के, येलो कलर के, या तो देखो ऐसे ऐसे छोटे छोटे पौधे लगे होंगे बड़े बड़े पेड़ के बीच में, दे आर कॉल्ड एज लाइकेंस, ठीक है। या तो आपने देखा होगा बड़े जो पत्थर हैं, अगर आप वाटरफॉल एरिया में या तो बीच सी शोर के पास में जाओ तो बड़े बड़े जो रॉक्स हैं, पत्थर हैं, उसके ऊपर छोटे छोटे प्लांट्स लगे होते हैं, मॉसेस जैसे, वो लील होते हैं ना, लील वैसे ही, ठीक है। तो वो एक्चुअल में क्या है, वो लाइकेंस के फैमिली में आते हैं, लाइकेन स्पीशीज़ के फैमिली में आते हैं। वहाँ पे अगर आप देखो तो वो रहने के लिए जो ग्रीन प्लांट्स हैं वहाँ पे पत्थर में जो लील है वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, वो अपना खाना खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं, वो खाना प्रिपेयर करके दूसरे किसी को जहाँ पे वो रह रहे वहाँ उनको भी देते हैं, एंड इन टर्न क्या करते हैं, रहने के लिए शेल्टर, वो एक जगह से शेल्टर देता है, दूसरे हाथ से वो फूड लेते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ अ म्यूचुअल डिपेंडेंस। यहाँ पे लाइकेंस भी यही है, ये जो बड़े बड़े पेड़ में लगे हैं, तो ये पेड़ों में से पेड़ एक्चुअली बड़े बड़े प्लांट्स, ट्रीज जो हैं वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, एंड फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो फूड बनता है वो ये लाइकेंस लेते रहते हैं, एंड इन टर्न में क्या होते हैं, वो शेल्टर प्रोवाइड करते हैं रहने के लिए एक जगह, ठीक है। सो यहाँ पे देखो लाइकेंस, व्हाट आर लाइकेंस, एक्चुअली द लाइकेंस आर द कॉम्बिनेशन ऑफ एल्गे एंड फंगाई। एल्गे मतलब ये होता है ग्रीन कलर के छोटे छोटे जो लील होते हैं ना, वो एल्गे फैमिली में होते हैं। मॉसेस, वो एक्चुअली मॉसेस नहीं होते, थोड़े से बड़े प्लांट्स होते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, ये वाले फिगर में आप देख सकते हो। सो लाइकेंस आर एन एग्जाम्पल ऑफ अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंगी एंड एल्गे, ठीक है। फंगी एंड एल्गे के बीच का जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है उसको हम लाइकेंस कहते हैं। ये याद रहे, लाइकेंस आर द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन अ फंगी एंड एन एल्गे, ठीक है। द फंगस प्रोवाइड्स शेल्टर टू एल्गे, जो फंगस है वो एल्गे को क्या देगी, शेल्टर देगी, ठीक है। फंगस जो है वो कम्प्लीटली एल्गे को शेल्टर देगी, एंड एल्गे क्या करेगा, इन टर्न फंगस को फूड देगा। सो इट ऑल्सो प्रोवाइड्स वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सराउंडिंग्स एंड प्रोवाइड्स इट टू एल्गे, ठीक है। तो इट ऑल्सो एब्जॉर्ब, मतलब शेल्टर ही नहीं देता, साथ साथ में क्या देता है, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स भी देता है, सराउंडिंग्स एंड प्रोवाइड्स इट टू द एल्गे, एंड द एल्गे इन रिटर्न, मतलब खाना, पानी, मतलब खाना का शेल्टर, पानी एंड मिनरल्स, वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड शेल्टर, ये तीन चीज़ें अगर आप एल्गे को दो, तो आपने फंगस जब एल्गे को देता है तो एल्गे इन रिटर्न में फंगस को क्या देता है, द एल्गे इन रिटर्न प्रिपेयर्स फूड, क्योंकि एल्गे जो है वो ग्रीन कलर का है, उसके अंदर क्लोरोफिल है, तो वो अपने आप से फोटोसिंथेसिस कर सकती है, अपना खाना खुद बना सकती है। तो एल्गे क्या करेगा, द एल्गे इन रिटर्न प्रिपेयर्स फूड फॉर द फंगस थ्रू फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो एक बात याद रहे, यहाँ पे लाइकेंस में किस चीज़ का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, फंगस एंड एल्गे का। यहाँ पे फंगस एल्गे को क्या दे रहा है, फंगस एल्गे को क्या दे रहा है, शेल्टर, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। शेल्टर, पानी एंड न्यूट्रिएंट्स, या तो मिनरल्स दे रहा है, एंड उल्टा एल्गे फंगस को क्या दे रहा है, फूड दे रहा है, ठीक है, विच इज़ प्रिपेयर्ड थ्रू फोटोसिंथेसिस, बिकॉज algae contains chlorophyll, and when the sunlight is present it will prepare their own food and it will give it to fungus, ठीक है। तो वो म्यूचुअल डिपेंडेंस हुआ, है ना।
So that is called as lichens, and which is the example for symbiosis. ठीक है. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड. ऑलमोस्ट हमारा जो हेट्रोट्रॉपिक प्लांट्स का सेक्शन है वो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है. एंड एक और टॉपिक है आपके चैप्टर में जो राइजोबियम के रिलेटेड है. मैंने यहाँ पे ये आपने लाइकेंस के बारे में यहाँ पे पढ़ा था. यहाँ पे मैंने एक और एग्जाम्पल बताया था, फंगस जो रूट्स के अंदर रहते हैं, प्लांट के रूट्स के अंदर लीव करते हैं फंगस. तो इसका एक और पॉइंट हमें डिटेल, जैसे हमने लाइकेंस का पढ़ा था वैसे ही इसका भी हमें डिटेल में करना रहेगा. वो एक टॉपिक बाकी है हमारा, वो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे. यहाँ तक अब आपको समझ में आ गया, मैं ऐसा समझ रही हूँ कि आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द 4 टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रॉपिक प्लांट्स. फर्स्ट वन इज पैरासाइटिक प्लांट्स, सेकेंड इंसेक्टिवोरस प्लांट, थर्ड सैप्रोट्रॉपिक प्लांट्स, फोर्थ इज सिम्बायोटिक प्लांट. तो ये जो पैरासाइटिक प्लांट है वो होस्ट में से न्यूट्रिएंट लेते हैं. इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो हैं वो इंसेक्ट में से न्यूट्रिएंट लेते हैं. सैप्रोट्रॉपिक प्लांट्स जो हैं वो डेड एंड डीके मटेरियल में से न्यूट्रिएंट लेते हैं. सिम्बायोटिक प्लांट्स जो हैं वो म्यूचुअल डिपेंड्स करते हैं, एक हाथ से लो दूसरे हाथ से दो, मैं तुम्हें फूड दूंगा तुम मुझे शेल्टर दो. ठीक है. तो ऐसे म्यूचुअल डिपेंडेंस से न्यूट्रिएंट लेते हैं सिम्बायोटिक प्लांट्स. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड, एंड the remaining topic we will discuss on in the next class, and your homework and all those things and this classwork file will be sent through your WhatsApp group. So till then, bye.